क्लास 12th बायो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन इस वीडियो में दिखाया जाएगा। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी कि एक अंक के सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, स्मरणीय तथ्य दिए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न से, कच्चे नारियल पानी है तो यह आएगा मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। अगला है बीज का परिवर्धन विकास होता है तो बीजांड से। फिर है पराग कोश के अंदर की भित्ति परत है तो इसे टेपिटम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसका आंसर स्टार वर्गन है। फिर है हमारा द्विनिषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो नवास्चिनियन ने। अगला है पॉलीगेमी का भ्रूणकोश होता है 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। अनिषेक जनन सामान्यतः पाया जाता है तो अंगूर में। अगला क्वेश्चन है अंजीर के पौधे में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो इसका है उद्दम बरक पुष्प क्रम। अगला है बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, तो बेलिसनेरिया में जल परागण होता है। अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सत्य फल का परिवर्धन होता है तो अंडाशय से। प्रांकुर में कॉलियोप्टाइल का निर्माण है, प्रांकुर चोल का निर्माण है। एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्रक होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं तो इन्हें स्क्रूटेलम कहते हैं। भ्रूणपोष आवर्त बीजियों में खालिस्तान गुणित होता है तो त्रिगुणित होता है। एक भ्रूणपोष में सामान्यतः पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, तो 8। जगत में सबसे एवं हल्के बीज आर्किड में उत्पन्न होते हैं। अगला है नागफनी के पुष्प में बीजांड तो ये होता है सर्सिनोट्रोपस प्रकार का। अगला है बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अगला है पराग नलिका की बीजांड द्वार की ओर गति खालिस्तान कहलाती है तो स्पर्शानुवर्तन। फिर है टेपिटम खालिस्तान को पोषण प्रदान करता है तो जीवाणु मात्र कोशिका को। अब है हमारे एक शब्द में उत्तर। पुष्पीय पौधों में कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है, तो भ्रूणपोष। एंडोथीसियम किसमें सहायक होता है, परागकोश स्फुटन में। जो पुष्प सदैव बंद रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पुष्प ही कहते हैं। अंडाशय से फल का निर्माण होने पर वह फल क्या कहलाता है, तो उसे सत्य फल कहते हैं। किस पौधे की पराग कण से त्वची एलर्जी होती है, तो पार्थेनियम। आवर्तबीजी पौधों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो एनाट्रोपस प्रकार का। पोलेनियम किस पौधे में पाया जाता है, तो मदार और आक में। पुष्प के स्त्री केसर भाग है वर्तिकाग्र और वर्तिका। अगला क्वेश्चन है आवर्तबीजीय पौधों में सामान्यतः कितने प्रतिध्रुव कोशिकाएं पाई जाती है, तो 3। जब हम इसका चित्र देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मूंगफली में किस प्रकार का पुष्प पाया जाता है, तो अनुन्मूलीय पुष्पक्रम। अब है हमारी सही जोड़ियाँ। अनिषेक जनन तो ये होगा अनिषेचित अंड से भ्रूण बनना। बहुभ्रूणता एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना। तीसरा है असंग जनन तो बिना निषेचन के अलैंगिक जनन। अनिषेक फलन तो बीज रहित फल का निर्माण। आभासी फल सेब। पुंज फल रसभरी और मदार। और सग्रंथिक फल तो अनानास। फिर है हमारी अगली सही जोड़ी एनीमोफिली तो ये वायु परागण में होता है एनीमोफिली। फिर है एंटीमोफिली तो ये होता है कीटों द्वारा। जूफिली वायु द्वारा परागण। हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण। कायरोप्टोफिली चमगादड़ द्वारा परागण। मेलकोफिली घोंघा द्वारा परागण। ऑर्थिनोरोफ तो इसमें मनुष्य द्वारा परागण। और थेरोफिली इसमें पक्षियों द्वारा परागण। थेरोफिली में मनुष्य द्वारा परागण थेरोफिली में और ऑर्थिनोथीरोफ में पक्षियों द्वारा परागण। इसके 2 अंक के प्रश्न में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है कि लघु बीजाणु अथवा परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर नामांकित चित्र इस प्रकार से बनेगा। तो इसकी संरचना बता देते हैं। तो परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका है। प्रत्येक परागकण गोल या अंडाकार रचना होती है जो 2 आवरणों क्रमशः बाह्यचोल एवं अंतःचोल से ढका रहता है। बाह्यचोल मोटा कठोर खुरदरा एवं छिद्रयुक्त होता है। छिद्रों को जनन छिद्र कहते हैं या जर्मपोर भी कहते हैं। इन छिद्रों में से परागनली बाहर निकलती है। बाह्यचोल में केरोटिनाइड
वर्णक उपस्थित होता है जो परागकण को पीला रंग प्रदान करता है, यानी कि परागकण के नीले रंग के लिए कैरोटीनाइड जिम्मेदार है। बाह्यचोल फेनी से पतला कोमल अंतःचोल स्थित होता है। परागकण के अंदर कोशिका द्रव्य भरा रहता है जिसमें एक बड़ा केंद्रक एवं एक रिक्तिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पोलिनियम का चित्र बनाइए। तो पोलिनियम का चित्र बहुत इजी है। अगला है स्वपरागण के कोई दो महत्व। ये क्वेश्चन आपके अभी 3rd मंथली के एग्जाम में भी आए थे, ये वाले, ठीक है। तो स्वपरागण के यहाँ पे 4 महत्व दिए गए हैं। इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये द्विलिंगी पुष्पों में होता है और इसमें से पौधों की शुद्धता सदा के लिए बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा परागण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है, एक तो स्वपरागण और परपरागण। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण की कोई 2 हानियां लिखिए। यहाँ पर 4 दी हुई है क्योंकि 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रत्येक पीढ़ी के बाद संतानें कमजोर होती चली जाती है, नई जाति एवं किस्म के बनने की संभावना कम होती जाती है, समय के साथ रोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं, बीज हल्के प्राप्त होते हैं। पर परागण से कोई 2 लाभ। तो पर परागण से लाभ है, पर परागण से रोग अवरोधक नई जातियां तैयार की जाती है। पर परागण से आनुवंशिक पुनर्संयोजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, फल बड़े भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं। फिर है बेगिंग किसे कहते हैं। तो बेगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परमाणु में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। बेगिंग के अंतर्गत बीपुंसिंग पुष्पों को थैली से ढककर इनके वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इनके जो परागकण होते हैं उनको हटा दिया जाता है, जो तंतु होते हैं परागकण के उन्हें हटा दिया जाता है और वर्तिकाग्र के ऊपर पन्नी या थैले से कवर कर देते हैं जिससे दूसरे परागकण इसे निषेचित ना कर सके, मतलब इनमें परपरागण ना हो। और फिर जो ऐच्छिक परागकणों से परागण करवाना है उनसे परागण करवा के हमारी इच्छा के अनुसार हम इससे फल बीज जो भी है प्राप्त कर सकते हैं। अगला है बीपुंसन से क्या तात्पर्य है। तो बेगिंग के लिए बीपुंसन करना जरूरी होता है। देखते हैं, कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन की एक प्रमुख प्रक्रिया है। वांछित गुणों वाली संतति प्राप्त करने हेतु इस प्रक्रिया में वांछित गुणधारी जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। अधिकांश पुष्पीय पादप द्विलिंगी होते हैं, अर्थात उनके पुष्पों में नर भाग पुंकेसर व मादा भाग अंडक दोनों ही पाए जाते हैं। अगर ऐसे किसी पुष्प को कृत्रिम संकरण प्रक्रिया में मादा जनक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इस द्विलिंगी पुष्प से कलिका अवस्था में ही पुष्पों को हटाना, पुंकेसरों को हटाना आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर पुष्प का वर्तिकाग्र उसी पुष्प के या किसी अवांछित पुष्प के परागकणों से परागित हो जाता है। मादा जनन के पुष्पों से कलिका अवस्था में पराग कोशों का चिमटी द्वारा काटकर अलग कर देना बीपुंसन कहलाता है। पादप प्रजनक द्विलिंगी पुष्पधारी पौधों को मादा जनक के रूप में प्रयोग करने पर इस तकनीक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आभासी फल किसे कहते हैं। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पासन से होता है आभासी फल या असत्य फल कहलाते हैं। उदाहरण है सेब फल। सेब फल किससे विकसित होता है, अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से। अब ये देखिए यहाँ पर ये है अंडाशय, तो इससे विकसित नहीं हो रहा है, इसके नीचे जो है पुष्पासन, यहाँ पर पुष्पासन बनेगा अभी, तो वो पुष्पासन से विकसित होता है। तो उस फल को क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, और जो इससे विकसित होगा उसे सत्य फल कहते हैं। फिर हमारा टेपिटम के कोई 2 महत्व लिखिए। तो टेपिटम परागकोश या लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी पोषक परत होती है, यानी कि परागकण की। टेपिटम परागकणों की बाह्य भित्ति पर एक तेलीय परत लगाता है। स्पोरोपोलेनिन जैसे प्रतिरोधी पदार्थ के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका है। कीट परागित पुष्पों के परागकणों की पोलने किट का निर्माण भी टेपिटम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी इससे 3 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के क्वेश्चन
आएंगे। तो लघु बीजाणुधानी की विभिन्न परतों को सचित्र समझाइए। तो परागकण भित्ति रचना की सबसे आंतरिक परत जिसे टेपिडम कहते हैं, ये क्या करती है, परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ये विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिडम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। यहाँ पर ये जो टेपिडम लिखा गया है, ये यहाँ पर है टेपिडम। ये परागकण है बीच में, इसके अगल बगल है। तो इसको क्या कर रही है ये यहाँ पे इसको और जूम करके बताया गया है। तो भित्तियों को प्रदर्शित करते हुए एक लघु बीजाणु का विस्तारित परिदृश्य। यहाँ पर अंतः तो त्वचा होती है, अंतः स्टीशियम होती है, फिर इसके बाद में मध्य परत, फिर लघु बीजाणु ये मध्य में, फिर उनकी मात्र कोशिकाएं और फिर टेपिडम। इस प्रकार का चित्र होता है। अब है अनिषेक फलन क्या है। तो कभी कभी कुछ पौधों में बगैर निषेचन के ही अंडाशय सामान्य फल के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से फल निर्मित या निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला, सेब, अंगूर, नाशपाती, पपीता, अमरूद आदि में प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन पाया जाता है। अगला है एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुभ्रूणता क्या है, समझाइए। यदि आपको इसका चित्र बनाना सीखना है तो मैंने अपने चैनल पे इसको अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। 11th बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर है बहुभ्रूणता क्या है, समझाइए। तो जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो इस दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह अनावृत बीजी पौधों में सामान्य घटना है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में बहुत कम ऐसा होता है। यह निम्न प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक बहुभ्रूणता और एक मिथ्या बहुभ्रूणता। उदाहरण के लिए संतरा, नींबू और आम। फिर है हमारा पुष्प के नर व मादा जननांगों को केवल नाम लिखिए। पुष्प के नर एवं मादा जननांग निम्न है। नर जननांग है पुंकेसर, परागकोश व परागकण। मादा जननांग है स्त्रीकेसर, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। फिर है हमारा साल्विया में कीट परागण को समझाइए। 3rd मंथली एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, साल्विया में परागण को समझाइए, वो भी चित्र के द्वारा। तो साल्विया में कीट परागण के लिए विशिष्ट अनुकूलन पाया जाता है। इसके बाह्यदल द्विओष्ठी यानी होठ के आकार के होते हैं तथा पुंकेसर जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसमें 2 पुंकेसर पाए जाते हैं। छोटा केसा होता है वंद और बड़ा जो होता है वो उर्वर होता है। इनके परागकोश मुक्त दोलनी होते हैं, यानी कि मुक्त रूप से दोलन कर सकते हैं। जैसे ही कोई कीट भोजन की खोज में पुष्प के ओष्ठों से के बीच जाता है, परागकोश के परागकण कीट की पीठ पर चिपक जाते हैं। जब यह कीट दूसरे पुष्प पर जाता है तब इसके परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है इस प्रकार से ये पुष्प होता है। इसके ये होठ के आकार के यानी इस प्रकार से ये होता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टिग्मा है, स्त्रीकेसर है, यहाँ पर यहीं पर एंथर भी है। तो जब यहाँ पर कोई भी कीट आएगा, ये यहाँ पर आया कोई कीट, ये जो कीट यहाँ पे आया है फ्लाई या फिर कोई मक्खी आई है, तो ये जो स्वतंत्र दोलन कर रहा था इसका एंथर, वो आके इसके ऊपर चिपक जाता है, यानी यहाँ पर परागकण छोड़ देता है। और जब ये परागकण यहाँ पर छोड़ देता है, अब ये दूसरे पुष्प के पास गया, तो दूसरे पुष्प की जो स्टिग्मा है यानी स्त्रीकेसर, उसने इन परागकणों को उठा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वहाँ पे टच हुआ तो इस प्रकार से इनमें परागण हो जाता है, वो भी कीट के द्वारा। अगला है निषेचन किसे कहते हैं। पुष्पीय पौधों में निषेचन को समझाइए। निषेचन नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में संलयित हो जाते हैं, होकर युग्मनज बनाते हैं। इस क्रिया को संयुग्मन या निषेचन कहते हैं। अथवा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पर इनके चित्र बनाने का था कि पुष्पीय पौधों में निषेचन को समझाइए, तो इस प्रकार से इसका चित्र बना सकते हैं। फिर निषेचन के दौरान परागनलिका का मार्ग इस प्रकार से होता है, ये मार्ग बताना है इसमें, इसलिए इस चित्र को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लेसिनेरिया में परागण को समझाइए। ग्लेसिनेरिया में परागण किस प्रकार से होता है। तो ये जलीय पौधों यानी कि द्विक्षक या एक लिंगाक्षयी होता है।
या तो ये द्विलिंगी होते हैं या एक लिंगी होते हैं। यह तालाब की तली पर उगा होता है। नर पौधे में पुष्प स्थूल मंजरी पुष्पक्रम में जल के भीतर ही निकलते हैं। मादा पौधे में पुष्प अकेले जल के भीतर ही निकलते हैं, लेकिन इनके पुष्प व्रंत लंबे कुंडलित होते हैं। मादा पुष्प के पकने पर इनके पुष्प की पंखुड़ियां खुल जाते हैं, जिससे पुष्प पानी की सतह पर आ जाते हैं। स्पेडिक्स से नर पुष्प अलग होकर जल की सतह पर आ जाते हैं और मादा पुष्प के इधर उधर घूमते रहते हैं। मादा पुष्प के संपर्क में आने से पुष्पों के परागकोश फट जाते हैं और रसदार परागकण बाहर निकलकर रोमयुक्त वर्तिकाग्रों से चिपक जाते हैं। परागण क्रिया के पश्चात मादा पुष्पों के पुष्प की पंखुड़ियां पुनः कुंडलित हो जाती है, जिससे पुष्प की पानी के अंदर तली पर पहुंच जाते हैं और वहां विकसित होकर फल बनाते हैं। यानी जल में क्या छोड़ दिए जाते हैं, परागकण छोड़ दिए जाते हैं, और पुष्प क्या हो जाता है, जब परिपक्व हो जाता है तो वो खुल जाता है, उसके अंदर चले जाते हैं और वो पुष्प वापस बंद हो जाता है। अगला है स्वपरागण और परपरागण में कोई 3 अंतर। ये क्वेश्चन भी आया था 3rd मंथली एग्जाम में। स्वपरागण, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और इसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पे ते आएगा, गिरते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता जैसे कीट, जल, वायु की आवश्यकता होती है। ये द्विलिंगी पुष्प में होता है और ये एकलिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकता है। इसमें से पौधों की शुद्धता बनी रहती है और इसमें पौधों के गुणों की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। फिर है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र। ये क्वेश्चन तो आता ही है 3 अंक में, इस प्रकार से बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु बीजाणु जनन को संक्षेप में सचित्र समझाइए। तो चित्र के लिए यहाँ पर तो पहले हम लघु बीजाणु जनन को समझते हैं। लघु बीजाणु जनन होता क्या है, तो इसमें पराग कोशों में परागपुट के विकास के समय लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या परागण बनते हैं। परागपुट में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है। प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या अधिक होती जाती है और लघु बीजाणु कैसे हो जाते हैं, कार्यशील। इसके सचित्र वर्णन में ये वाला चित्र आएगा। नेक्स्ट है हमारा मोनोस्पोरिक भ्रूणपोष एवं बाइस्पोरिक भ्रूणपोष विकास किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। तो द्विनिषेचन की क्रिया में जब नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन यानी फ्यूजन करता है तो इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक बनता है। यह सामान्यतः कैसा होता है, त्रिगुणित। यह केंद्रक कई बार विभाजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब एक बीजाणु भ्रूणकोष या मोनोस्पोरिक, दोनों एक ही बात है। तो एक बीजाणुक भ्रूणकोष की लाक्षणिक विशेषता यह है कि इसका परिवर्धन 4 में से केवल 1 गुरु बीजाणु द्वारा होता है। शेष 3 निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाते हैं। यह पुनः 2 प्रकार का होता है, पॉलीगोनम प्रकार का और ओइनोथिरा प्रकार का। फिर द्विबीजाणुजनक या फिर बाइस्पोरिक। इन पौधों में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। बाद में दोनों कोशिकाओं में उपस्थित अगुणित केंद्रक समसूत्री रूप से विभाजित होते हैं, लेकिन संतति केंद्रकों के बीच भित्ति का निर्माण नहीं होता। परिणाम स्वरूप 2 अयुग्मित अगुणित केंद्रकों वाली 2 कोशिकाएं बनती है। इन कोशिकाओं को द्वितीयक कहते हैं। प्रत्येक द्वितीयक में 2 अगुणित गुरु बीजाणु केंद्रक पाए जाते हैं। आगे चलकर एक द्वितीयक कोशिका विघटित हो जाती है, जबकि दूसरी द्वितीयक कोशिका के दोनों केंद्रक 2 बार समसूत्री विभाजन करके 8 कोशिकाएं भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। इसकी प्रारूपिक संरचना पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष के समान होती है, लेकिन इसके निर्माण में क्योंकि 2 गुरु बीजाणु केंद्रक भाग लेते हैं, अतः इसे द्विबीजाणु भ्रूणकोष कहा जाता है या बाइस्पोरिक भ्रूणकोष कहते हैं। चूंकि द्विबीजाणु भ्रूणकोष के 4 केंद्रक एक गुरु बीजाणु और दूसरे 4 केंद्रक दूसरे बीजाणु केंद्रक से बनते हैं, अतः आनुवांशिक के आधार पर 4 केंद्रक एक प्रकार और शेष 4 केंद्रक दूसरे प्रकार के होते हैं। आवर्त बीजी पौधों में द्विबीजाणु परागकोष भी 2 प्रकार के होते हैं,
एलियम प्रकार और एंडीमियोन प्रकार। अगला है हमारा बीजांड के प्रकारों को केवल नामांकित चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो बीजांड के प्रकार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऋजुवर्ती, अधोमुखी, अनुप्रस्थावर्त, फिर है वक्रावर्त बीजांड और अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड। यहाँ पे चित्र में दिए हुए हैं। ये पहला वाला जो है ऑर्थोट्रोप यानी कि ऋजुवर्ती, यानी कि पूरा 180 डिग्री पे होता है।